आप सभी को नमस्कार। एक्सएसआईएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही एनसीईआरटी सीरीज को फिर से स्टार्ट करेंगे, चूंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की एग्जाम डेट बढ़ गई है। अभी हमारे पास 4 महीने के आसपास है। आरओ एआरओ रे एग्जाम में कन्वर्ट हो गया है, वो भी लगभग जुलाई अगस्त के आसपास जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो हमारे लिए सफिशियंट टाइम है, जिसके अंतर्गत हम अपने एनसीईआरटी सीरीज को भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो कोई बात नहीं, और जिन्होंने अभी एनसीईआरटी को शुरू नहीं किया है वो लोग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी सफलता का राज इसी में है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, एनसीईआरटी का कोई जोड़ नहीं। अगर आपकी एनसीईआरटी से बेसिक में आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो ये 100% मान के चलिए, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, ना ही मेंस रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को करना जरूरी है। और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, जो एनसीईआरटी को करने में, है ना, काफी हीला हवाली करते हैं। तो भाई हीला हवाली मत करो। अगर यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, या पीसीएस क्लियर करना है, डीएम एसडीएम और डिप्टी एसपी वगैरह बनना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। कक्षा 6 की एनसीईआरटी है हमारी आज पहली। हमने ज्योग्राफी को पहले चुना है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को करेंगे, क्योंकि जियो पोर्शन में अगर सारे एग्जाम को मिला लें तो जैसे यूपीएससी में लगभग 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। पीसीएस की बात करें तो लगभग 22 से 24 क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट पीसीएस में। आरओ एआरओ में अगर देखें तो यहां भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट एरिया है, सिंपल है। खासकर अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारी दिक्कत होती है तो आप कम से कम इंडियन ज्योग्राफी तो आपको पता ही होनी चाहिए। जिस देश में रहते हैं वहां की ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, वहां की जो नदियां हैं, जो संसाधन हैं, उनके बारे में कम से कम मोटी मोटी जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसीलिए हमने ज्योग्राफी को चुना है। तो इसके अंतर्गत कक्षा 6 की एनसीईआरटी में हम सौर मंडल में पृथ्वी, सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, ठीक है, प्रमुख स्थानों के बारे में, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। उसके बाद हम 7 चैप्टर के अंतर्गत हमारा देश भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। ठीक है, तो इसमें ईवीएस का जो तुम्हारा बेसिक पोर्शन है, एनवायरमेंट स्टडीज का, वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, आप ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर देख रहे हो, ये सारे ग्रह हैं चारों तरफ घूम रहे हैं। ये देखो यहाँ पर पृथ्वी दिखा रहा है, ये मंगल दिखा रहा है, ये शुक्र दिखा रहा है, ठीक है, ये यूरेनस दिखा रहा है, ये सबसे लास्ट में प्लूटो, ये नेपच्यून है, ये बृहस्पति है, ये बुध है और ये शनि है। तो कुल मिला के सारे ग्रह दिखे। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे चांद में सबको अपना महबूब नजर आता है, बचपन में मामा नजर आता है, तो उसी तरह चांद का भी अपना देखने का नजरिया बदल जाता है। किसी को कैसा प्यार चाहिए तो भाई चांद जैसा उसका मुखड़ा हो। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे गाने हिंदी फिल्मों में फिल्माए गए हैं। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो मनोरम दृश्य होता है, दूसरा मौसम अच्छा रहता है। ठीक है, रात, इस समय गर्मी का टाइम है, रात में आराम से लेट के देखो कितना बेहतरीन लगेगा। अब आपको किसी का चेहरा नजर आ जाए तो बात ही और है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे रात की गहराई बढ़ती जाती है, तारों की संख्या बढ़ती जाती है, आप गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। जिनका, भाई धुंधला कौन होगा? जैसे बुजुर्ग आदमी वो होता है जिसकी उम्र ज्यादा हो। ठीक है, चमकीला कौन होगा, या एक्टिव कौन सबसे ज्यादा होगा? जो जवान होगा, है ना। तो उसी तरह जो तारे बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो धुंधले हो जाते हैं, और जो नवीन तारे हैं वो चमकते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। बिल्कुल, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे इनमें कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात। अब दो चीजें समझ लेते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा, चंदा मामा, महबूब को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ता है, कभी पूर्ण चंद्र, कभी अर्धचंद्र, है ना।
जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। क्यों घटता बढ़ता रहता है भाई? है ना? क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी डायरेक्शन की वजह से वो घटता बढ़ता रहता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। ठीक है? पूरा चांद या पूर्ण चंद्रमा वाली रात, पूर्णिमा इसको बोलते हैं। जैसे बुद्ध पूर्णिमा आपने देखा है ना, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, ग्रह त्याग किया था। तो उसी तरह पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है। ठीक है? पूर्णमासी की रात बोलते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे दिन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है, अमावस्या में तब्दील हो जाता है। क्योंकि अमावस्या आ जाती है ऐसी रात में, अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं अमावस्या के टाइम पे। ठीक है? अब इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा या छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है चचा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है? और ये इसकी तीव्रता अधिक होती है, और जब तीव्रता जिसकी अधिक होगी तो क्या होगा, हम उसके बगल में कोई चीज नहीं देख पाएंगे। सिंपल सा बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो आपसे कोई पूछे खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो आप बता देना, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सब क्या है, खगोलीय पिंड है। और खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है? इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, स्टार। ठीक है? STAR। देखो, खगोलीय पिंड सबसे बड़े आकार के, जैसे सूर्य को देखा है। ठीक है? ये सब खगोलीय पिंडों के समान है। ठीक है? खगोलीय पिंडों के समान नहीं भैया, सब खगोलीय पिंड ही है। ये पिंड क्या है, बड़े आकार के वाले होते हैं। एक तो गर्म होते हैं, है ना, इसमें हाइड्रोजन अक्रिय गैसें होती हैं, गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है? जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे सूर्य अपना प्रकाश जब उत्सर्जन करता है तो हमें प्राप्त होता है। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आ गई बात समझ में? उसके बाद रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, बस क्या है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं दूर होने की वजह से। ठीक है? ये देखो छोटे छोटे है ना, ये दूर दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखो, सांकेतिक तारे जैसे ध्रुव तारों में सबसे जल्दी, तो ये भाई थोड़ा पृथ्वी के पास होगा। सांकेतिक तारे, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और नीचे दक्षिण। हम लोग ऐसे ही समझते हैं ना, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है? ऐसे समझते हैं। तो ये उत्तर दिशा पूर्व की दिशा की ओर चमकता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है? अब देखा होगा, जैसे कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जितना दूर लोगों से जाओगे रिश्ते भी छोटे हो जाते हैं। ठीक है? इसीलिए कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। बातचीत अगर रिश्तों में नहीं है तो क्या होता है ना, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है, सेम वही होता है। रात्रि में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल क्या होता है, आर्स मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो आरसा मेजर और बिग बियर दोनों एक ही हैं। ठीक है? तो ये क्या है, ये नक्षत्र मंडल है ना। स्मॉल बियर, सप्तऋषि, और सप्त, सात, ऋषि, संत, जैसे आपने ये देखा ना, ये तारों की एक संख्या, दो है, दो चार है, दो छह है, एक सात है, इन्हें सप्तऋषि तारा कहते हैं। है ना? और एक लाइन में है, ये तारों का समूह होता है, इसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, तारों के समूह को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसी तरह प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसे उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तर दिशा में चमकता है, सीधा चमकता है, तेज चमकता है। तो पुराने काल में देखने का अपना नजरिया था, तो एक अनुमान लग जाता था कि भाई इतना टाइम हुआ है। जैसे आप लोग धूप को देख करके अनुमान लगा ले, तो मान लिया घड़ी नहीं है, कुछ ऐसे स्थान पर हो जहां पर आपको ठीक से विजिबिलिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कितना बजा है कितना नहीं बजा है, तो आप धूप को देख करके अनुमान लगा लेते हो सकता है दोपहर हुई हो। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है ना। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आपने फिगर 1 देखा है। ठीक है? अब कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश
नहीं है, वो कोई भी प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, वो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसी का उत्सर्जन करती है, रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। आपने खगोलीय पिंड पढ़ा, आपने नक्षत्र मंडल पढ़ा, आपने स्टार्स पढ़े। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में सॉरी प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ये क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, जिस पर हम रहते हैं। यह एक क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये देख सकते हो, ये दूरियां, डिस्टेंस बताई गई है कि कहां से कितनी दूरी है। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य से बुध देखो कितना है। ठीक है, बुध ये है, ये शुक्र है, फिर पृथ्वी है ना, फिर उससे दूर मंगल है, मंगल से दूर फिर बृहस्पति है, और सबसे लास्ट में उधर जाओगे तो ये शनि पड़ जाएगा, यूरेनस पड़ जाएगा, फिर नेपच्यून पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 8 तारे हमारे बन जाते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, ये क्या करता है? ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, अभी मैं बताऊंगा। एक तो करती है परिव्राजक की तरह, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमना। दूसरा, अपने अक्ष पर भी घूमती है पृथ्वी। ठीक है, यह पृथ्वी हमारी, या हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा किसका लगाता है? पृथ्वी का लगाता है। याद रखना, हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे सौरमंडल में देखोगे। ठीक है, सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, उल्का पिंड जो टूटकर, ग्रहों से टूट करके जो एक पट्टी टाइप में बन जाती है, ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौरमंडल को परिवार का नाम देते हैं, जैसे उसका मुखिया सूर्य है। अब सूर्य क्यों है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल, ठीक है, और सौरमंडल को बांधे रखता है। क्या है इसका जो खिंचाव बल? आपने अभिकेंद्रीय बल पढ़ा होगा, आपने अपकेंद्रीय बल पढ़ा होगा। तो ये क्या है? ये पृथ्वी को बांधे रखते हैं, और ये सारे ग्रह क्या होते हैं? इसी के परितः चारों ओर घूमते रहते हैं। और जिस ग्रह का वेग बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा? वो अपनी कक्षा को छोड़ करके निकल जाएगा। तो उसी तरह पृथ्वी की क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, इसी सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर आपसे पूछा जाए आपके पास जो नेचुरल स्रोत है, सोर्स है ऊर्जा का, एनर्जी का, तो वो कौन है? वो सिर्फ सूर्य ही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल के अन्य जो भी ग्रह हैं, ठीक है, सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाती है, सबकी अपनी एक कक्षा होती है। बुध क्या है? सूर्य का सबसे नजदीक है। ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए केवल 88 दिन लगते हैं। अगर पृथ्वी की बात करें तो 365 दिन लगते हैं। एक सही 1/4। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो भी सारी चीजें हैं उसी तरह शुक्र के अंदर है, लेकिन वहां पर अभी जीवन का विकास नहीं हुआ है। और इसका आकार, इसकी आकृति पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे 2003 में यूबी 313 सिरस खोजा गया, और प्लूटो को, इन्हें बौने ग्रह, ये अत्यधिक छोटे हैं इसलिए इन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, रात को आसमान देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों, उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले वो खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। प्राचीन भारत में आप गुप्त का साम्राज्य में आप इनको पढ़ोगे।
पृथ्वी के बारे में सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। आकार में या पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, अंडेकार की है ना, ऐसे है, ऐसे है। ध्रुवों के पास क्या है, चपटी है। यही कारण है इसे भू आप कहते हैं। जो ऊपर का भाग है ना, उसे भू आप कहते हैं। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां इसमें बन गई। ठीक है, यह केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। आपने हिस्ट्री में हिम युग पढ़ा है, ठीक है, स्टोन एज पढ़ा है। फिर धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे चीजें बदल गई और यहाँ की जलवायु, यहाँ का जो स्थल मंडल है वो लोगों के रहने के लिए बन गया, है ना। पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और देखो, सर्वाधिक गैसों में नाइट्रोजन सर्वाधिक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि एक तिहाई सतह पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो बिल्कुल गया है। कौन कौन गया है बताना जरा कमेंट करके। कल्पना चावला गई हैं। चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि खगोलीय हमारे ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक हैं। जिसको महबूब लगता है, ठीक है, जिसको चंदा मामा लगते हैं, वो समझ लेना क्या है इसकी बायोग्राफी के बारे में, इसकी सारी चीजों के बारे में, ठीक है। उसके बाद अन्य अपेक्षित नजदीक है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी कितनी है, इसकी रॉकेट का देखो प्रक्षेपण कर रहे हैं, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, है ना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये कक्षा में प्रवेश कर जाता है और बाकी जो चीजें होती हैं वो अंतरिक्ष में ही रह जाती हैं। उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब मान लो, हाँ, जैसे ये मान लिया पृथ्वी है ना, ये सूर्य है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर घूमती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और चंद्रमा क्या है, मान लिया ये चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है, ये इसके चारों ओर चक्कर काटता है। पृथ्वी जहां जहां जाती है उसी के साथ ये भी घूमता रहता है। बात समझ लेना, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, कृत्रिम पिंड है वैज्ञानिकों द्वारा बना, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, है ना, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन माध्यम के लिए भी उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे IRS, एनसेट, है ना, एडुसेट, जैसे अभी मंगल ग्रह, है ना, मंगल उपग्रह भेजा गया। फिर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है ना। इतने समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है भाई, चक्कर लगाता है ना। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। रात में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। या न पानी है न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ये देखो गड्ढे, है ना, इसी तरह बने होते हैं। ये तो क्षुद्र ग्रह है, लेकिन चंद्रमा पर जो गड्ढे बने होते हैं वो पूर्णिमा के दिन आप देख सकते हो बड़े आराम से। जैसे पुराने में दादी अम्मा कहती थी ना कि उस पे झाड़ू मारा गया था इसलिए उस पे दाग है, उस पे ये कर दिया गया था, उस पे वो कर दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक नॉर्मल ग्रह है, वीरान ग्रह है। अभी देखो जब चंद्रयान भेजा गया था, है ना, तो पहले वाला क्या हुआ था, उसका संपर्क टूट गया था उस पर पहुंचने से पहले। सेकंड वाला जो भेजा गया आराम से वो लैंड कर गया, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्षुद्र ग्रह आ जाएगा। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इनको देख सकते हो, छोटे छोटे पिंड या तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपने अगर कोई स्टार वगैरह, स्टार लॉर्ड्स वगैरह मूवी देखी हो, शक्तिमान, आर्यमान देखा हो,
है ना। तो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिखाई पड़ती है, उनमें दिखाया गया, कई सारी मूवियों में भी दिखाया गया है। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी पर भी गिरते हैं और इन्हीं से पृथ्वी के बारे में अंदाजा भी लगाया जाता है। पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति गिरने की होती है ना। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा गिरते हुए कुछ आपको दिखाई देता है रात में, और इतना चमकीला होता है जिससे आपको लगता है कोई जलती हुई चीज नीचे गिर रही है। तो यही सारी चीजें हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, धरातल पे गड्ढे बन जाते हैं, है ना। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में दूसरी ओर फैली सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये देखो, दिखाई दे रहा है। लाखों तारों का एक समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे कहलाते हैं। ठीक है। आ गई ना बात समझ में? कई आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अभी तक हम सिर्फ 2% ब्रह्मांड को ही टैग कर पाए हैं। 98% ब्रह्मांड हमारी पहुंच से बाहर है। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि नहीं हो सकता है वो जादू जैसा कुछ हो, तो हो सकता है भाई। असंख्य तारे हैं, असंख्य और भी आकाशगंगाएं होंगी, कोई गिनती नहीं है कितनी आकाशगंगाएं हैं। हम अपनी मिल्की वे के बारे में जानते हैं, जिसे हम हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा है, जिसके अंतर्गत हम बसे हुए हैं, पृथ्वी, अन्य ग्रह हैं। ठीक है। सर हम इतना ही ट्रैक कर पाए हैं। पृथ्वी की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। सॉरी, ब्रह्मांड की विशालता का पता करना अभी इतना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, इससे बाहर नहीं है। एक छोटे से, अब देखो, सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा है, फिर सौर मंडल है, फिर हमारी पृथ्वी है। जो लोग अपने आप को बड़ा नेता टाइप लगाते हैं ना कि अरे यार हम हैं तो सब कुछ है, तो आप एक शून्य भर नहीं है, एक चींटी के सर के बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो सब ब्रह्मांड ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हों। एक आकाश गंगा में एक हमारा सौर मंडल है, जिसके अंतर्गत 8 ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, और ना उसके अलावा कई और उपग्रह हैं। उसके अलावा हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के हम छोटे से एक मतलब इतने सारे देशों में हम भारत देश में पैदा हुए। भारत देश में असंख्य आबादी, 140 करोड़ की आबादी, उनमें हम एकमात्र जीव हैं। हजारों करोड़ों जीव हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अपने आप को तोप समझते हैं। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? क्या पृथ्वी पर है? हमारा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है ना, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? यहाँ है भैया हमारा स्थान। ठीक है, छोटा सा। अब क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ठीक है। तारों के पास अपना एक प्रकाश होता है ना, वो गर्म होते हैं, गैसें होती हैं, और वो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल का मतलब होता है कई ग्रहों को एक समूह में जब इकट्ठे किया जाता है। जैसे बहुत सारे आलूओं को एक बोरी में भर दो तो आलू की बोरी हो जाती है, उसी तरह कई प्रकार के ग्रह उपग्रह सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है ना, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, फिर वरुण, अरुण वरुण, ऐसे। ठीक है, कुल 8 प्रकार के ग्रह हैं। सूर्य से, हाँ, ये हो गया। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जितने भी ग्रह हैं ना, इनमें कहीं भी जीवन नहीं है। ओके। और जब कहीं भी जीवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हमारा ग्रह तो अद्भुत ही है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि एक भाग हमेशा ढका रहता है। ब्रह्मांड क्या है? ठीक है। ब्रह्मांड भैया क्या बताओगे? किसको पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को माना जाता है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरा पृथ्वी है। सबसे पहला बुध है, फिर शुक्र है। ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर
किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। ध्रुव तारे को किस दिशा में उत्तर में खोज सकते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं भैया? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? तारामंडल। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को, है ना, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। हाँ, सूर्य का तीसरा, पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा, है ना, और अपना प्रकाश नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये तुम्हारा क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट है, तो इसको कंप्लीट करना। जहां दिक्कत तो आएगी नहीं, बहुत सिंपल सा है। ओके, तो इस तरह से याद करना। आपको मोटी मोटी अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा का रिलीविश क्या है बौद्ध धर्म में, तो इस तरह से चीजें आपको तैयार करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और बाकी सारे सब्जेक्ट की धीरे धीरे हम लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करते रहें, शेयर करें। थैंक यू।